माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस या इसको बोलते हैं बर्ड चियरी सिंड्रोम। है क्या ये, इसके बारे में बात करते हैं। हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, हिपैटिक वेन किसको बोलते हैं? हिपैटिक वेन मतलब लीवर से जो ब्लड ड्रेन होता है जिस वेसल्स में, उस वेसल्स को बोलते हैं हिपैटिक वेन। और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का ही सब्सटेंस जब सॉलिडिफिकेशन में चेंज कर जाता है, जब वो कोगुलेट कर जाता है वेसल्स के अंदर, तब उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। यानी ये डिजीज क्या है? हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस। यानी हिपैटिक वेन में थ्रोम्बस बनने को बोलते हैं हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस। यह जो थ्रोम्बोसिस था, कोई मरीज में ऐसा मिला था जिस मरीज को ना तो एब्डोमेन में इन्फेक्शन था, ना लीवर में प्रॉब्लम था, ना ही लीवर में कोई सिस्ट था, ना ट्यूमर, कुछ भी नहीं, और फिर भी उसका लीवर का साइज इनलार्ज था। जब पता लगाया गया तो उसका लीवर में थ्रोम्बस बना हुआ था, उसके वेन में। ये काम एक बर्ड चियरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में खोज किए थे, इसीलिए उन्होंने ही अपने नाम पे ही बीमारी का नाम रखा गया बर्ड चियरी सिंड्रोम या बीसी सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं तो हिपैटिक के बारे में। देखिए, लीवर के बारे में जानते हैं कि लीवर हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। और लीवर में मान लीजिए हम एक लीवर का एक सेल का फोटो बना रहे हैं यहाँ पे, एक लीवर का सेल। इसमें जो ब्लड जो लीवर में आता है, वो लीवर में ब्लड किसके द्वारा आता है? लीवर में ब्लड सप्लाई होती है हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। हिपैटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, और एक ब्लड सप्लाई होता है पोर्टल वेन से। हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दो से ब्लड सप्लाई होती है लीवर में, दो वेसल से ब्लड सप्लाई होती है ना। हिपैटिक आर्टरी से ब्लड जो आता है वो सीलियक ट्रंक से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पोर्टल वेन में जो ब्लड आता है वो जीआईटी और स्प्लीन का ब्लड आता है, जिसमें डीऑक्सीनेटेड और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। ये दोनों ब्लड जो है लीवर में आकर के दोनों साइनसॉइडल कैपिलरी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद लीवर के सेल में ये कुछ सब्सटेंस अंदर कर जाता है। अंदर जाने के बाद एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है। जो एनाबोलिज्म होता है वह एनाबोलिक सब्सटेंस जो होता है वो इधर से रिटर्न हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन कहते हैं। क्योंकि अंदर का सर्कुलेशन क्या होता है लीवर में कि जो साइनसॉइडल कैपिलरी के बाद सेंट्रल वेन बनता है, और सेंट्रल वेन जो होता है बहुत सारे सेंट्रल वेन मिल करके हिपैटिक वेन बनता है। और यह हिपैटिक वेन फिर इंफीरियर वेना कावा में आकर के और ड्रेन हो जाता है, और इंफीरियर वेना कावा के बाद ब्लड कहाँ चला जाएगा? फिर हार्ट में चला जाता है। तो ये जो हिपैटिक वेन है, इसका फंक्शन तो ये है ना कि यहाँ से जो ब्लड दोनों से गया था वो ब्लड को यहाँ से रिटर्न जो होता है बॉडी में भेजता है, और इधर से वो रास्ता बनता है, अलग से जो कचरा बनता है ना, बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में जिक्र हमको नहीं करना अभी, ये बाइल डक्ट वाला जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमको मेन जिक्र करना है इसके बारे में। तो हिपैटिक वेन के बारे में समझ में आपको आ गया कि जो लीवर से ब्लड को ड्रेन करके ले जाता है बॉडी में, जो इंफीरियर वेना कावा में जाकर के जुड़ जाता है, यह हिपैटिक वेन कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें थ्रोम्बस बनने के बारे में कि आखिर हिपैटिक वेन में ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जिसके वजह से इसमें थ्रोम्बस बन जाता है। आखिर इसमें थ्रोम्बस कैसे बन जाता है, किस वजह से थ्रोम्बस बन जाता है? देखिए, थ्रोम्बस बनने के पीछे सबसे पहला रीजन, जो सबसे ज्यादा रीजन जो होता है, वह है इसमें किसी तरह का इंजुरी होना। अगर हिपैटिक वेन में किसी तरह का इंजुरी हुआ, अगर या तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट हुआ, उसके कारण भी क्या होता है कि इसके जो ब्लड वेसल्स के अंदर का जो एंडोथेलियल सेल है, उसका जो चार्ज है वो चेंज कर जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके और थ्रोम्बस बना देता है।
नंबर 2, अगर कहीं वेसल्स के अराउंड में अगर किसी तरह का सिस्ट है या अगर ट्यूमर है, तो सिस्ट और ट्यूमर के कारण, जैसे लीवर में कोई सिस्ट है, लीवर में कोई ट्यूमर है, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है, और कंप्रेशन के चलते इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ब्लड का सब्सटेंस यहाँ पे कोगुलेट हो जाता है। तो एक जो होता है कोगुलेशन का कारण यहाँ ये होता है कि बाहर से माने एक्सटर्नल कंप्रेशन होती है, या तो कोई ट्यूमर हो गया है या कोई सिस्ट हो गया है, तो इसके कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का काउंट अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड विस्कस हो जाता है, और ब्लड जो होता है प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता है वेन में, और इसके कारण भी यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। नेक्स्ट कारण है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर बाय द वे प्लेटलेट का काउंट अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वह प्लेटलेट जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प ये प्रोमोट कर देता है। नेक्स्ट आता है हाइपर कैल्शियमिया। अगर कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है, तो वह कैल्शियम जो होता है सेल्फ जो होता है वह ऑटो स्टिमुलेट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर को, और इसके कारण वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है या हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि इंडोथेलियल सेल जो होता है वह इंजोर्ड होता है, और इंडोथेलियल सेल इंजोर्ड होने के कारण क्या होता है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है यहाँ से स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इसके कारण भी क्या होता है कि वहाँ पर थ्रोम्बस बनता है। नेक्स्ट कारण, इसके बाद जो कारण आता है अगला हुआ है कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने के कारण क्या होता है कि कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने की वजह से क्या होता है कि जैसे कुछ फैट जो होता है, अब नॉर्मल फैट का एक्यूमुलेशन यहाँ पे होने लगता है, वो आप हिपैटिक वेन में, सेंट्रल वेन में, जिसके कारण जो होता है थ्रोम्बस बनने लगता है यहाँ पे। तो ये जो होता है एक्स्ट्रा फैट के कारण भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर भी कभी कभी ऐसा प्रोड्यूस करा सकता है। नेक्स्ट कॉज होता है, अगला कॉज होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कुछ तो इडियोपैथिक बोलता है कि कुछ कारण तो पता चलता नहीं है कि किस वजह से ये डेवलप कर गया है ना, लेकिन कुछ हार्मोनल फैक्टर अलग भी आते हैं, जिसमें कि अगर एक्सेस एस्ट्रोजन अगर बॉडी में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी थ्रोम्बस बनने का टेंडेंसी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद कभी कभी क्लॉटिंग फैक्टर का अगर बाय द वे लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से, एक्सेस जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी थ्रोम्बस बनने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट लास्ट कारण है हेपेटाइटिस। अगर इन्फ्लामेशन हुआ अगर लीवर में, तो उसके वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है यहाँ पे। अब फ्लेबाइटिस होने के कारण जो होता है थ्रोम्बस वहाँ पे बन जाती है। तो ये सब जो कॉज देख रहे हैं, उसके बाद कुछ कॉज जो होता है वह कार्डियो कॉज आता है, जैसे कि कार्डियक इनपुट अगर कम होगा, कार्डियक इनपुट कम होने से क्या होता है कि इंफीरियर वेना कावा में कंजेशन होती है, ये बैक प्रेशर लगता है, बैक प्रेशर के कारण क्या होता है हिपैटिक वेन में कंजेशन होती है, और इसके कारण जो थ्रोम्बस बनता है। ये कब होता है आपको, हम जब कार्डिक इनपुट अगर लो होगा तब, या तो ट्राइकस्पिड वाल्व में स्टेनोसिस है, या फिर पल्मोनरी भाग जो है उसमें स्टेनोसिस है। तो इसके कारण क्या होता है कार्डिक इनपुट कम होगी, और कार्डिक इनपुट कम होगा तो उस केस में जो हिपैटिक वेन है उसमें कंजेशन हो जाती है। तो ये सब तो कॉज देख लिए, जिसके के कारण क्या होता है कि यहाँ पे थ्रोम्बस बनने का टेंडेंसी होता है। यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया। अब दिक्कत अब खुद समझ में आ गया आपको कि दिक्कत क्या हो सकता है। जब थ्रोम्बस बन गया यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि चलो हिपैटिक आर्टरी का ब्लड का तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चलो हिपैटिक आर्टरी का ब्लड अगर नहीं अगर आएगा यहाँ पे, तो चलो सिलियक ट्रंक से ब्लड जो है अपना बॉडी में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे होगा पोर्टल वेन के साथ, कि पोर्टल वेन का ब्लड अगर इसमें नहीं जाएगा लीवर में, तो क्या होगा कि वह जो पोर्टल वेन का ब्लड बैक रिटर्न कहाँ पे होगी, स्प्लीन में रिटर्न होगा, या फिर जीआईटी में रिटर्न होगी। आप समझते हैं इस बात को? हम बता रहे थे ना आपको कि पोर्टल वेन का जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ से आती है, ये ब्लड तो आपका आता है स्प्लीन से, तो जीआईटी से आता है। तो मान लीजिए ब्लड आगे जाइबे नहीं करेगा, तो ब्लड आगे जब लीवर से नहीं रिटर्न होगी, धीरे निकलेगा, तो ये तो धीरे दोनों जगह प्रेशर प्रोड्यूस करेगी ना, ठीक है। तो यही इसका मेन पैथोजेनिसिटी, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हो जाती है। और दूसरा कि लीवर का साइज इंक्रीज करेगी। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि पेशेंट को पहला क्या होगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, यानी कि पोर्टल वेन डायलिटेशन हो जाएगा, पोर्टल वेन में कंजेशन होगा, जो आपका मेजेंटिक वेन है ये डायलेट कर जाएगा, स्प्लीनिक वेन डायलेट कर जाएगा, स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाएगा, स्प्लोमेगैली हो जाएगी,
या फिर जो जीआईटी में बहुत सारे डक्ट जो कैपिलरी है वह डायलेट कर जाएंगे, फिर उसका स्टूल के साथ ब्लड भी पास कर सकता है, म्यूकस ब्लड, क्योंकि मेजेंटिक वेन में कंजेशन हो गई बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या होगा कि लीवर का साइज इंक्रीज कर जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के एरिया में दर्द होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेट में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको जब भी इंस्पायरेशन करेगा ना तो फुल इंस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह नीचे की तरफ डायफ्राम कंप्रेस ही नहीं होगी, ये भी प्रॉब्लम आने लगेगा पेशेंट को। इसके साथ साथ बाइल का सिंथेसिस इसका अल्टर हो जाएगी, जो बिलिरुबिन है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब इसकी वजह से क्या होगी, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से यूरिन का कलर येलो हो जाएगा, स्क्लेरा का कलर येलो हो जाएगा, इसमें आई के स्क्लेरा का। इसके बाद ये सब कलर हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्टूल जो होता है वह क्ले कलर का हो जाएंगे, इसमें भूख नहीं लगेगा, उसमें एनोरेक्सिया होगा, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग होगा मरीज को, स्किन में इचिंग भी होगा, तो ये सब सिम्टम आपको मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हिपैटोमेगैली, लीवर में एब्सेस बन जाएगा, पोर्टल वेन में एब्सेस हो जाएगी, हेमरोइड होगा, इसके बाद जो स्प्लीन है स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या चीज, पोर्टल वेन डायलिटिस भी कर जाती है, ये आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। अगर हम पता लगाएंगे बीसी सिंड्रोम के बारे में तो कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन इसलिए कराते हैं क्योंकि हमको थोड़े मालूम है कि उसको लीवर में से प्रॉब्लम है, क्योंकि पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन तो पूरे पेट में दर्द होगा ना, तो इसलिए क्या होता है राइट लेफ्ट की तरफ दर्द होगा स्प्लीन के साइज बढ़ने के कारण, इसलिए हम लोग होल एब्डोमेन कराते हैं। रिपोर्ट में क्या आएगा, हिपैटोमेगैली या फिर हेपेटिक वेन थ्रोम्बस, स्प्लीनोमेगैली, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन डायलेटेशन, इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन अल्टर, ये सब रिपोर्ट आपको आ जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी में। दूसरा हम लोग रिपोर्ट करते हैं सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन। सीटी स्कैन कराने पे वहां पर क्लियर रिपोर्ट में आपको बीसी सिंड्रोम लिखा रहेगा। इसके बाद कराते हैं एमआरआई कराते हैं, एमआरआई कराने पे भी आपको एकदम क्लियर रहेगा, लिखा हुआ हेपेटिक वेन थ्रोम्बस का रिपोर्ट रहेगा। अब इसके बाद अगला जांच क्या कराएंगे हम, तो टोटल प्लेटलेट काउंट कराएंगे, इसमें आपको इंक्रीज रहेगा, बढ़ा रहेगा। टोटल आरबीसी काउंट कराएंगे, 7 मिलियन से ज़्यादा मिलेगा। एचबी परसेंटेज कराएंगे, 17 ग्राम से ज़्यादा रहेगा। पीसीवी कराएंगे, 50% से ज़्यादा मिलेगी। तो ये सब काउंट जो है सब जो है आरबीसी का बढ़ जाएगा इसमें। अगला जांच कराएंगे क्या हम, सीरम कैल्शियम कराएंगे, ये भी बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट अगला टेस्ट हम लोग करते हैं एसजीपीटी का, एसजीपीटी बढ़ा रहेगा, एसजीओटी बढ़ा रहेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा रहेगा। अगर हम बिलिरुबिन का जांच कराएंगे तो यह बिलिरुबिन सीरम बिलिरुबिन टोटल बढ़ा रहेगा, उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा इंक्रीज रहेगी, इनडायरेक्ट भी बढ़ता है, दोनों कंपेरिजन बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इनडायरेक्ट बढ़ेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो थ्रोम्बस को यहाँ से रिमूव कर देंगे हम लोग, यहाँ से जहाँ पे बनती है, एक काम ये करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स यूज करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे हिपैरिन यूज करते हैं। इसके बाद बाकी मैनेजमेंट क्या करते हैं कि प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज करना है, ब्लड को बार बार डोनेट करते रहेंगे, बार बार डोनेट करते रहेंगे, ट्रांसफ्यूजन नहीं बोल रहा है, डोनेट बोल रहा है, उसको बार बार देना पड़ेगा और ब्लड को देते रहेंगे, चूंकि उसका आरबीसी का काउंट बढ़ेगा तो परसेंट डिक्रीज होगी। उसके बाद कैल्शियम डाइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, फैट से अवॉइड करेंगे, कंट्रासेप्टिव ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, जो फैट डाइट को अवॉइड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करेंगे, ज़्यादा एक्सेस चीनी वगैरह नहीं लेने के मना कर देते हैं। तो ये सबसे हम लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। बाकी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे बेस्ट दवा जो आता है अर्निका होता है, इसमें अर्निका 30 इसमें हम लोग चलाते हैं, इसमें 2 बार या 3 बार चलाना पड़ सकता है जरूरत के हिसाब से। ट्राई नाइट्रोटोलिन भी चलाते हैं, फॉस्फोरस चलाते हैं, चेलिडोनियम है, कार्डवस है, ये सब मेडिसिन हम लोग चलाते हैं इसमें। और बाकी हम लोग जैसा कॉज है उसके अनुसार इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब इसमें होता है बर्ड सिंड्रोम की कहानी। बाकी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें तरह का कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार चलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।